Welcome back बच्चों, and today we are back with the second lecture of our chapter Newton's laws of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारा फर्स्ट लेक्चर था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लेकर, और आज का ये सेकंड लेक्चर हमारा होने वाला है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लेकर। तो हमारी शॉर्ट वीडियोस की इस सीरीज में हम आज सीखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें एक टर्म सीखना होगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम, जिसको हम सिर्फ मोमेंटम भी कह सकते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सीखने से पहले आपको याद होगा हमने समझा था कि इनर्शिया क्या होता है। आज बिल्कुल ठीक वैसे ही हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सीखने और समझने से पहले ये समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम क्या सिग्निफिकेंस रखता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद टर्म मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम के बारे में बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में बताने वाला हूँ कि मोमेंटम क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मोमेंटम इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है और अगर वो मोशन है तो उसके पास उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसके मास का और उसकी वेलोसिटी का जो भी कंबाइंड इफेक्ट है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी तो होगी नहीं ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इट मींस उसके पास मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। मोमेंटम को हम मेजर कैसे करेंगे? मोमेंटम को मेजर करने के लिए सभी बुक्स में एक डेफिनेशन लिखी है, एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? वो डेफिनेशन ये है, द डेफिनेशन सेज कि मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, जिसको मेजर करते हैं एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। किस किस का मल्टीप्लीकेशन? विच इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इट्स वेलोसिटी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी चीज आती है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम को मैं ये लिख सकता हूँ, मोमेंटम या पूरा नाम बोले तो लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ किस किस का प्रोडक्ट? ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपको जो मिलेगा वो मोमेंटम कहलाएगा। मोमेंटम के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो पी है, स्मॉल पी। मास के लिए सिंबल m, वेलोसिटी का सिंबल होता है v। क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी होता है। डायरेक्शन ऑफ momentum is same as that of velocity of the object, as that of velocity of the object. Suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, m उसका मास है, अभी वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? इसके मास को इसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द मोमेंटम। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है, मोमेंटम का डायरेक्शन भी इधर है। क्या मोमेंटम की एसआई यूनिट निकाल सकते हो? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मास की एसआई यूनिट लिख दो किलोग्राम, वेलोसिटी की एसआई यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड, आपको मिल जाएगी मोमेंटम की एसआई यूनिट, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर? मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम ऑब्जेक्ट का वो इफेक्ट है जो ये अपने मास और वेलोसिटी की वजह से किसी भी चीज़ को दे पाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास एक छोटी सी कार है, ज़्यादा बड़ी कार नहीं है, एक छोटी सी कार है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मेरे पास एक बस भी है। ये मेरे पास बस है, डेफिनेटली बस का मास कार के मास से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मास मैं लिखूंगा कैपिटल M। लेकिन ये भी उसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, मास बस का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द कार, एंड इन दोनों के ठीक सामने एक वॉल है, एक दीवार है। दिस इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ देम, ये एक दीवार है, एंड सपोज ये दोनों ही व्हीकल इस दीवार से जाकर टकराते हैं, तो आप बताइए कौन सा व्हीकल इस वॉल को ज़्यादा इफेक्ट देगा, कार या बस? डेफिनेटली बस। अब बस क्यों ज़्यादा इफेक्ट देगा? वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। इट इज़ बिकॉज बस का मास कार के मास से बहुत ज्यादा है, तो इट मींस जो इफेक्ट इस वॉल को मिल रहा है वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से नहीं है, वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मास से नहीं है, बल्कि वो इफेक्ट किससे है? वो इफेक्ट है मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट। इसीलिए हमने बोला है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट वी से इज मोमेंटम, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम थोड़ा क्लियर हुआ, ये मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग है, यही मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब मोमेंटम के बाद आता है चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज दिस? ये चेंज इन मोमेंटम क्या है? देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या हो सकता है? सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट है एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। जब उसने ए पॉइंट से स्टार्ट करा था तो सपोज उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u था, और जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाने वाला है v। एंड सपोज जब उसने स्टार्ट करा था तो टाइम था t1 0, स्टार्टिंग टाइम को 0 ले सकते हैं, और जब वो फाइनली बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो टाइम हो चुका है t। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है a, इनिशियल पॉइंट है ना ये, और जो फाइनल पॉइंट है b, कैन आई से दैट कि ए पॉइंट का जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, आई मतलब इनिशियल, पी आई इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, एंड दैट इनिशियल मोमेंटम इज एम यू, क्योंकि मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल पॉइंट पर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दीजिए, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, एंड सिमिलरली फाइनल पॉइंट पर एम वी हो जाएगा मेरा फाइनल मोमेंटम। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर चेंज इन मोमेंटम के लिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसी को तो चेंज बोलते हैं, किसी भी चीज में चेंज निकालना है तो उसके फाइनल वैल्यू को उसके इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो यही चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम के लिए मैं सिंबल यूज कर सकता हूं डेल्टा पी। डेल्टा ये ट्राइंगल जो इसको डेल्टा बोलते हैं, ये यूज किया जाता है टू शो चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की यूनिट वही रहेगी जो मोमेंटम की है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो अभी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी यही रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम, क्योंकि फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन भी वही रहेगा जो फाइनल वेलोसिटी का होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर v का और डेल्टा p का एक ही डायरेक्शन रहने वाला है, v और डेल्टा p एक ही डायरेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, इसको हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम के साथ मैं अगर फर्स्ट लॉ को कंसीडर करूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है। क्या कहता है वो कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and an object in motion remains in the same state of motion। कब तक, until and unless an external force acts upon it, जब तक कि बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। ठीक है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन के उसी स्टेट में रहेगा। कब तक, जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट मास m का, इसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब फाइनली v हो चुकी है। क्या इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है? क्या इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ है? यस, इसका स्टेट चेंज हुआ है। अगर इसका स्टेट चेंज हुआ है तो क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यस, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने यही तो क्लियर करा था हमको कि अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जरूर। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी है, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग गई। ठीक है, तो ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी है। अब देखिए फर्दर हम यहाँ पर आज क्या सीखने वाले हैं। अगर ये चेंज इन मोमेंटम स्मॉल है तो स्मॉल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 5 और मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी करनी है 6। इस चेंज इन मोमेंटम को लाने के लिए मुझे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अ केस जब मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 से इसकी फाइनल वेलोसिटी को कर देना होगा 10। अभी क्या हो रहा है, लार्ज चेंज इन मोमेंटम, तो यहां पर लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर मुझे लार्ज चेंज इन मोमेंटम लाना है तो लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और स्मॉल चेंज इन मोमेंटम लाना है तो स्मॉल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहां से मैं कह सकता हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो उसके चेंज इन मोमेंटम के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अभी हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसके चेंज इन मोमेंटम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एक रिजल्ट आप यहां से रखो अभी इसको। ठीक है, अभी हम इस रिजल्ट को आगे मॉडिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले हमने सीखा मोमेंटम, फिर हमने सीखा चेंज इन मोमेंटम, और अब हम सीखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, इसको सीखने के लिए पहले मैं इतने चीज को यहां से कट करके आगे लेके चलता हूं, इसको आगे लेके चलता हूं। ये हो जाएगा यहां से मेरा कॉपी, एंड आई विल पेस्ट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, अब देखिए आप यहाँ पर देखिए चेंज इन मोमेंटम हो चुका है पीएफ माइनस पी आई। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। व्हाट इज रेट? रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना है मतलब आपको ये चेक करना है कि वो चेंज कितने टाइम में हुआ है उस क्वांटिटी के अंदर। तो अगर मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग rate of change of momentum is nothing but it is simply change in momentum divided by the time taken in to cause this change in momentum। तो अभी टाइम कितना लगा है t2 माइनस t1, जिसको मैं डेल्टा t कह सकता हूं। डेल्टा t इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इतना ही टाइम लगा है ना, इस टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं dp बाय dt भी लिख सकता हूं इफ द चेंज इन मोमेंटम इज स्मॉल। ठीक है, ये होता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं अगेन फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट करूंगा, जैसे अभी अभी मैंने यहां पर करा था। अब देखिए, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम टाइम में होगा, कम टाइम में, सपोज जो मुझे चेंज इन मोमेंटम लाना है, मैं मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की 5 और मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए 8। अब ये चेंज इन मोमेंटम अगर मैं 3 सेकंड्स में लाता हूं, 3 सेकंड्स में, तो मुझे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी एज कंपेयर टू कि सेम चेंज इन मोमेंटम जो मुझे लाना है वो अगर 1 सेकंड में लाना है। तो कम टाइम में सेम चेंज इन मोमेंटम लाना है तो आई विल डेफिनेटली रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, वैसे भी देखो आप यहाँ पर क्लियर है, टाइम लिखा है डिनोमिनेटर में, अगर कम टाइम में आपको वही चेंज लाना है तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो ये बाहर से फोर्स लग रही है ये एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी। ये अगर हमने इसको बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ये थोड़ा इनकम्प्लीट था। हम बोलेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें टाइम को भी कंसीडर करना है, क्योंकि अगर वो चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में लाना है, डेफिनेटली मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो ये चीज हमें यहाँ से नोट करके रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नोट कर लिया है अभी और ये समझ लिया है, तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सीखने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है जो अभी आप सीख चुके हो। बस ये जितना भी अभी हमने समझा है इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है। इसी चीज को न्यूटन ने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया और उसका नाम रख दिया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स सी कि वो स्टेटमेंट क्या है। देखिए आगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही मेरे पास स्टेटमेंट है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इट स्टेट्स दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यही तो सीखा है अभी, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड उसके आगे भी कुछ बोल रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। इसने डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी बताया है। क्या कह रहा है? जो भी वो नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रही है ना, उसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होता है। और याद है ना आपको, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी वाला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन में काम करती है जिस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा थोड़ा मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए चलिए देखते हैं आगे। तो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, याद रखिएगा ये एक्सटर्नल फोर्स है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है, हो सकता है बाहर से मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो तो उनका रिजल्ट। तो ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मैथमेटिकली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है 1। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, या यूं कह लीजिए कि हमारा मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको मत भूलिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन वही है जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है। ये चीज़ भी यहाँ पर इस फॉर्मूले में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसको आगे लेकर चलते हैं। क्या मैं यहाँ पर जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो लगा सकता हूँ? यस, बिल्कुल लगा सकता हूँ मैं मोमेंटम का फॉर्मूला। कैसे लगेगा ये देखिए, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह आई कैन राइट एम वी। अभी टी टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी है वो वी है। ठीक है, तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। नाउ इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, वो नॉर्मली होता भी है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरा जो इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ फाइनल पॉइंट तक आ गया है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ऑब्जेक्ट का मास नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे रेयर केसेस आते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास वेरी करेगा। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट मान लें, इफ एम इज कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, तो हम आगे आते हैं। तो एम कांस्टेंट है तो मैं इस एम को बाहर ला सकता हूँ डिफरेंशिएशन से, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। और आपको याद है डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से सीखा हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एक फेमस फॉर्मूला जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। उस एफ इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूले में याद रखिएगा ये जो एफ होता है ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट में आएगा इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। और ये फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये फॉर्मूला तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्पेशल रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये है, उससे एक रिजल्ट आया कब, जब आपने मास को कांस्टेंट माना तब जाकर एक रिजल्ट आया F इज इक्वल्स टू एम ए। तो याद रखो इस फॉर्मूले में m क्या है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट का मास जिसका मास चेंज नहीं करेगा, तब जाकर आपको फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर किसी क्वेश्चन में मास चेंज कर रहा है तो ये F इज इक्वल्स टू dp बाई dt यहीं से सोल्व करना होगा फिर, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू एम ए इज नथिंग बट इट इज द रिजल्ट या इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। अब F इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूले से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर है, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो चेंज इन मोमेंटम का होता है और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो फाइनल वेलोसिटी का होता है। मतलब ये सारे डायरेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं इस चीज को फाइनली यहाँ पर लिखूंगा, यस मैं इस चीज को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और चेंज इन मोमेंटम dp या डेल्टा p लिख लीजिए आप इसको, और फाइनल वेलोसिटी और अभी अभी हमने सीखा है एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम होता है, दे हैव सेम डायरेक्शन। इन सभी क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम रहता है, हमेशा याद रखिएगा। एंड एक चीज और यहां से हम करने वाले हैं, वो क्या है, वो है कि क्योंकि ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो ये फॉर्मूला आप x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होते हैं उनमें अलग अलग यूज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे x डायरेक्शन की फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मैं इस फॉर्मूले को x डायरेक्शन के साथ लिखूंगा, आई विल राइट दिस फॉर्मूला विद द एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन। अगर मुझे ये फोर्स y डायरेक्शन वाली कैलकुलेट करनी है तो मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा m_a_y करके, आई विल राइट इट एज m_a_y। एंड सिमिलरली अगर मुझे z डायरेक्शन के लिए पता करना है तो मुझे इस फॉर्मूले में z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और z डायरेक्शन की ही फोर्स लिखनी होगी, ठीक है। तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली इन द 3 डायरेक्शंस जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं। सपोज मोशन अगर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल है तो आप ऐसे यूज कर रहे होंगे, और अगर मोशन 1 डायमेंशनल है तो सिंपली आप F इक्वल्स टू एम यूज करो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग को जाते जाते और अच्छा कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। क्या एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, एग्जाम्पल है एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि जब भी क्रिकेट में एक फील्डर या एक प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है तो जब वो बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड नीचे क्यों लाता है। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सपोज इट इज अ बॉल, और जैसे ही ये फील्डर इस बॉल को कैच करेगा तो कैच करने के बाद बॉल को नीचे लाता है अपने हाथों के साथ, ठीक है। जैसे ही वो कैच करेगा, कैच करने के बाद इस बॉल को नीचे लेकर आता है अपने हाथों के साथ। ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन हमें देखना होगा। इसका रीजन क्या है, देखो अभी जब ये बॉल आ रही है तो इस बॉल के पास इसका मास है, इस बॉल के पास इसकी वेलोसिटी है, वो नीचे आ रही है, और जैसे ही ये मेरे हैंड्स के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होने वाला है, इसकी वेलोसिटी एकदम से 0 होने वाली है। जैसी वेलोसिटी 0 होगी मतलब इसका मोमेंटम 0 हो गया है। अभी तो मोमेंटम था और अभी 0 हो गया है, तो मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स ने काम करा है और वो फोर्स मेरे हैंड्स को फील होगी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, ठीक है। देखो ये फोर्स, अगर ये टाइम ऑफ कांटेक्ट जो मेरे हैंड्स के साथ है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हुआ, बॉल आई एकदम से मैंने कैच कर लिया, मैंने हैंड्स को भी नीचे नहीं लाया, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, बहुत कम टाइम में ये जीरो वेलोसिटी पे आ जाती है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो ये फोर्स हो जाएगी लार्ज। अगर ये टाइम ऑफ कांटेक्ट स्मॉल हुआ तो ये फोर्स हो जाएगी लार्ज, मतलब माय हैंड्स विल फील अ लार्ज फोर्स, मतलब मेरे हैंड्स को हर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने हैंड्स को बॉल कैच करने के साथ साथ नीचे लेकर आऊंगा तो मतलब आई एम इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये मैंने इंक्रीज कर लिया। इस टाइम को इंक्रीज करके अगर मैंने लार्ज बना दिया तो अब क्या होगा, अब ये फोर्स लार्ज नहीं होगी, अब ये फोर्स क्या हो जाएगी, स्मॉल, मतलब मेरे हैंड्स को हर्ट नहीं होगा। जब मैं हैंड्स को विड्रॉ करता हूँ तो मेरे हैंड्स को हर्ट नहीं होगा। कैसे एक फील्डर अपने हैंड्स को पीछे खींचता है कैच करते हुए, आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस वीडियो है हैविंग। चलिए मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। देखिए शॉर्ट वीडियो है, देखिए यहाँ पर ये फील्डर आ रहा है,
and now the ball is coming down and now the ball is in hands, और ये इसने नीचे खींचे अपने हाथ, ठीक है, हाथ नीचे खींचे, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा लिया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा लिया, मतलब फोर्स को कम कर लिया, इम्पैक्ट को कम कर दिया। देखो फिर से एक बार और देख सकते हो आप, as soon as he catches the ball is in his hands now and he withdraws his hands, नीचे खींचता है, तो इस तरीके से वो नीचे खींचेगा तो वो अपने हाथों पे लगने वाली फोर्स को कम कर देगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन आंसर्ड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अगर वो अपने हाथों को नीचे नहीं लाएगा तो क्या होगा, एक लार्ज फोर्स लगेगी बहुत कम टाइम के लिए। जब ये लार्ज फोर्स कम टाइम के लिए लगती है तो इस फोर्स को हम कुछ बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्स इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम टॉपिक सीखेंगे इंपल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर आल्सो गोइंग टू डू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी आज की क्लास का जो हमारा मोटिव था दैट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे लगता है कि आप सबको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और होमवर्क क्वेश्चन आपका ये होगा कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है एंड इट्स पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है इट्स पोजीशन इज गिवन एज s इज इक्वल्स टू, s मतलब पोजीशन, s इज इक्वल्स टू 2t प्लस 4t स्क्वायर, t इज टाइम इन सेकेंड्स एंड s इज पोजीशन इन मीटर्स। आपको पता करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास 25 ग्राम्स। ये 25 ग्राम्स का कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके मूव करने की, उसके मोशन करने का ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।